इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 6 के मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में, जहाँ पर इकरा टीचर एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज की डेट में। और इस कार्यक्रम के तहत इकरा टीचर एसोसिएशन मुस्लिम समाज के ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं एग्ज़ाम में, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया इकरा टीचर एसोसिएशन ने। और पिछले प्रोग्राम में जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि इकरा टीचर एसोसिएशन कैसे शुरू हुई, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। एक दिन भिलाई शहर के रहने वाले एक टीचर एयूब खान साहब हर रोज़ की तरह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, दैनिक नव भारत अखबार पढ़ रहे थे, और उसमें उस दिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी जिसमें बताया गया था कि भारत में मुस्लिमों की जो शैक्षिक स्थिति है वो आदिवासियों से भी बहुत ख़राब है, आदिवासी बच्चों से भी पीछे हैं मुस्लिम बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में। और यही एक वो लाइन थी जो आगे चलकर इकरा टीचर एसोसिएशन के बनने का आधार बनती है, और किस तरह से इकरा टीचर एसोसिएशन वजूद में आता है और उसके बारे में हम एयूब खान सर से जानने की कोशिश करते हैं। तो खान सर, किस तरह से इकरा टीचर एसोसिएशन वजूद में आया, किस तरह से, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, वो तो खैर मैं बता चुका हूँ। फिर किस तरह से आप इसको आगे इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए? इकरा टीचर का इनकाद जो है, जो आपने बता दिया उसी पर है, लेकिन उसके पहले भी मैंने एक जो है बच्चों को एक सिलेबस में पढ़ाते हुए मैंने बच्चों को देखा, पढ़ा, सुना कि जो है अमेरिका में जो है एक मकान मालिक था जिसके घर में एक उसका किरायादार था, और वो जो है माली हालत उसकी ठीक नहीं थी। उसने अपने किरायादार को यानी उस स्टूडेंट को मदद किया, और वो उस पढ़ाई से वो इतना आगे गया कि वो एक बेहतरीन ऑफिसर बना। और काफ़ी दिनों के बाद जब वो वापस आया तो उसको पैसा जो है वापस करने लगा कि सर आपने हमको ये पैसा दिया था हमारे पढ़ाई में। उसने कहा कि बेटा हमने तुमको दिया था, तुम अपने जैसे किसी और बच्चे को दे दो, और उसने वही किया। और वो इतना तवील अरसे से होता होता आज अमेरिका का ये हाल है कि वो पैसा आज भी अमेरिका में चल रहा है। उसको पढ़ने के बाद वो कुछ ही दिनों के बाद सच्चर कमेटी जो की रिपोर्ट आई, वो हमको और झंझोड़ा कि जो है ये है तालीम का असर हमारे कौम में, तो इसकी तो जिम्मेदारी पहले असातिज़ा यानी टीचर्स को जाता है कि टीचर्स जो है पढ़ाया नहीं अपने कौम के बच्चों को। तो फिर वो हमने समझा कि ये तो हमारी पकड़ होगी आखिरत में। तो उस पर हमने जो है अपने दोस्तों से राय ली कि यह क्या किया जाए, हमारी ऐसी स्थिति है, हमको कुछ करना चाहिए। सब ने लब्बैक कहा, और लब्बैक कहते ही मैं 2006-16 तारीख को मैं था, लेकिन उसके बाद में हम बन गए। हम यानी कि हम कई लोग जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इकरा बना। और इकरा का एक वाहिद मकसद था कि जो है अपने कौम के लोग जो बदहाली में हैं तालीमी तौर पे, उनको हम लोग आगे लाएं। क्योंकि जो है अगर वो तालीम उनका बेहतर है तो ये मान के चलिए उनके सारे शोबे बेहतर होंगे, चाहे वो जो है उसका सियासी शोबा हो, चाहे उसका सेहती शोबा हो, चाहे उसका माली शोबा हो, हर शोबा सुधर जाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही फोकस दिया, एजुकेशन। और एजुकेशन पर हम लोग काम किए 2009 तक। और 2009 क्या था कि हम इंडोर काम करते थे, उसके बाद में हम एक प्रोग्राम किए जो आज 2024 में कर रहे हैं, ये हमने 2010 में किया था। और 10 में जो है ऐसे ही खूब बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। सिद्दीकी साहब भी आए थे, देखा कि ये तंजीम ऐसी है कि तालीम पे काम कर रही है। हमारे बीच में एक मुलाकात हुई समीना फारूकी मैडम से, उन्होंने कहा कि हम कब से तलाश कर रहे थे ऐसी तंजीम का, और आज हमें उसकी तलाश पूरी हुई। और अब आपको जो है पैसे की कमी नहीं होगी। हम लोग इतनी खुश हुए कि अब पूछिए मत, क्योंकि असातिज़ा यानी टीचर के पास उतनी दौलत नहीं होती, लेकिन जब सामने एक सखी मिला कि पैसे की आपको जितनी ज़रूरत है हम पूरी करेंगे, तो हमारे जो है सर पे पर लग गए और हम उड़ने लगे। यानी
और हम वहाँ से अपने बच्चे वहीं से हमने 2 बच्चे 2010 में अपने गोद लिया। यानी एक जो है BIT में इंजीनियरिंग कर रहा था और दूसरा BSc नर्सिंग कर रही थी। दोनों को उसी साल गोद लिया और वो साल दर साल हमारा जो है तादाद बढ़ता गया बच्चों का, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और आज हम लोग इस स्थिति में है कि 25 बच्चों की कफ़ालत हमारी इकरा कर रही है, जिसमें हमारी उसमें सहाबा का भी जो है ताउन है। यानी सहाबा और इकरा दोनों मिल करके आज जो है कई सौ बच्चों को इस लायक बना दी है कि वो बच्चे ज़कात के पैसे से पढ़कर आज हमको ज़कात दे रहे हैं। कई बच्चों ने हमको ज़कात के रूप में पैसा दिया ताकि हम और अपने गरीब बच्चों की ताउन कर सकें। तो ये हम अपने आप को बहुत कामयाबी समझते हैं कि एक जो है मामूली इंसान ज़मीन पे चलता फिरता, उससे अल्लाह ने गैर मामूली काम लिया। इसको मैं गैर मामूली ही कहूँगा, इसलिए कि इस काम के ज़रिए जो है जितने लोगों ने पढ़ा, कई सौ लोगों ने पढ़ा, कई सौ ख़ानदान पढ़ा। एक बच्चे का पढ़ना एक ख़ानदान का पढ़ना होता है, क्योंकि उसके बाद वो अंधेरा उसके ख़ानदान में नहीं होगा। तो हमारी फोकस यही है और आने वाले वक्त तक रहेगी कि हम तालीम में जितना भी जो है कर सकें करें, और यही हमारा आखिरी है। और हम मैसेज देते हैं अपने मुल्क के लोगों के कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि खान सर आपने कहा कि टीचर के पास ज़्यादा दौलत नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि टीचर के पास इल्म की, ज्ञान की एक ऐसी दौलत होती है जो हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की ज़िंदगी को रोशनी देती है। तो खान सर, क्या कारण है कि मुस्लिम धर्म के पैगंबर ने इल्म को फ़र्ज बताया, हर औरत मर्द के लिए जो है इल्म का, ज्ञान का हासिल करना उन्होंने अनिवार्य बताया, उसके बावजूद ऐसे क्या कारण रहे कि मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया? उसका वजह मैं जो अपने ज़हनियत से ये समझता हूँ, अरबी और हिंदी और उर्दू और इंग्लिश ये अलग अलग ज़ुबानें हैं। हमारे जो पेशवा हैं आलिम, वो हमको अरबी को पढ़ना सिखाए, झूम झूम कर पढ़ना सिखाए कि आप पढ़िए, इसको पढ़ने से आपको सवाब मिलेगा, और हम उसी को पढ़ते रहे। हमने कुरान को आज तक समझा ही नहीं, और जिसने कुरान को समझा वो आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। उनमें से हम लोग भी हैं कि कुरान को थोड़ा समझ रहे हैं, 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं समझ के पढ़ते हैं। तो इक़रा जो कहा गया है, पढ़ अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया, ये हमारे नबी ने कहा, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका एक ही वजह है कि अरबी को ना समझना। अगर हम अरबी समझे होते तो शायद ये हाल नहीं होती, हम पढ़ते। तो हम ना ही पढ़ रहे हैं, वो यही है कि हम अरबी को समझ नहीं रहे हैं। और अरबी हमारी ऐसी चीज़ हमारे लिए है कि हमको दोनों चाहिए, दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। हमको खाली दीन से भी ना काम चलेगा और खाली दुनिया से भी ना चलेगा, हमको दोनों इल्म चाहिए, और जो दोनों इल्म पाएगा वही कामयाब होगा। और हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इक़रा यानी पढ़ाई से उसकी जो है धर्म और उसका कुरान और उसका सब कुछ पढ़ाई से शुरू होता है, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। आपका मतलब है कि जो पैगंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था पढ़ने को लेकर, उसको समाज के भीतर अच्छे से डिलीवर नहीं किया जा सका? बिल्कुल सही। हमारे इसमें उलमा को मैं दोषी मानूंगा कि वो जो है ऐसी हमको, हमारे लोगों को ऐसी तकरीर और ऐसी बातें पिलाते हैं जो खालिस जो है फ़ायदे उन्हीं के हों, बाकी आम पब्लिक की फ़ायदे ना हों। आम पब्लिक की बातें फ़ायदे वाली वो ना कह करके बस घिसी पिटी बातों पर वो जो है रह जाते हैं, और वसी पैमाने पर जो इल्म देना चाहिए, जो तकरीर करना चाहिए जुम्मे में, वो उनसे नहीं हो पाती है। आज के दिन में तरक्की वही इंसान करता है जिसका रहबर, जिसका पेशवा डॉक्टर इंजीनियर हो, और वो जो है हर शोबे में इल्म रखता हो, वो उसका पेशवा जो होगा, उसकी जो रियाया होगी, उसकी जो जनता होगी, वो कभी भी पीछे नहीं होगी, वो आगे होगी। इसमें पुरुष लगभग 84% शिक्षित हैं, महिलाएं 71% के आसपास हैं। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ये रेशियो 43% तक जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हर एक चौथी महिला जो है उसके पास औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा नहीं है। तो महिलाएं जो शिक्षा से दूर हैं, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, महिलाएं जो शिक्षा से दूर हैं उसका मेजर तो ये है कि हमारे घर में एक तरह का जो पुरुष है, पुरुष समाज जो है वो थोड़ा डोमिनेंट है।
जी, ठीक है। पितृसत्तात्मक सत्ता तो है। जी जी जी, हर मतलब इंडिया में भी आप देखेंगे, नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम्स, वो तो देश में ही पितृसत्ता dominant है। और जब वो सहूलतें और वो प्रोत्साहन घर में नहीं मिलता है, उसके अभाव में ये होता है। वरना जहाँ जिन घरों में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उस घरों में लड़कियाँ क्या नहीं कर रही। जैसे छत्तीसगढ़ की अभी आपने खुद देखा होगा कि आफिया जो है वो फर्स्ट वुमेन पायलट है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो मुस्लिम्स में तो जो प्रॉफिट थे हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वाइफ खुद एक बिजनेस वुमन थी। तो औरतों को उतनी लिबर्टी और बराबर का दर्जा दिया जाता था। इस्लाम में जो दर्जा दिया गया है बराबरी का, मेरे ख्याल से कोई और रिलीजन में नहीं दिया गया है। प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज़ में उनको बराबरी का दर्जा है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी की पूरी फैमिली की होती है बच्ची की परवरिश में, कि वो उसको हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें, और कहीं ना कहीं वहाँ चूक हो रही है। मतलब जो पितृसत्तात्मक सत्ता है वहाँ पर बेटियों को इनकरेज नहीं किया जा रहा है पढ़ाई के लिए, और ये कारण है। दूसरा मैडम, मैं ये समझना चाह रहा था कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक माहौल को भी जिम्मेदार मानते हैं क्या? जिस तरह से हिजाब वगैरह को लेकर एक माहौल बनाया जाता है और बहुत सारी बच्चियां इसके चलते भी स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं, तो क्या देखिए वो थोड़ा परसेंटेज है वैसा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि एक बच्ची है, उसको 20 गोल्ड मेडल मिले हैं साउथ में, केरल की है ना, वो हिजाबी है। बट इट नेवर मैटर्स कि आप हिजाब पहन के कितनी ज़ैनत पे, कितनी हाइट्स पे पहुंच रहे हो। नहीं, हिजाब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इशू खड़ा किया जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं। वो मानसिक इंसान का वो थिंकिंग स्टेटस है, वो दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल ऑफ हिंदू मुस्लिम। वो तो हर जगह है कि मतलब जहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान के कई इलाकों में बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं, वहाँ माहौल है ही नहीं। तो वैसे ही मुस्लिम्स में भी है। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिजाब, इट शुड नॉट बी गिवन द नेम ऑफ हिजाब। क्योंकि आज मैडम प्रेसिडेंट हैं, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और इंडिया में माशाल्लाह 3 बार मुझे अवार्ड मिल चुका है टॉप वुमेन डिज़ाइनर्स का। तो लिमिट में रहते हुए इंसान तो सब कुछ कर सकता है। वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, वो तो विमेन पे डिपेंड करता है, वो कौन सी हाइट छूना चाहते हैं। हिजाब इशू नहीं है, लेकिन इसको लेकर इस तरह की जो परिस्थितियां बनाई जाती हैं, माहौल बनाया जाता है, क्या वो भी असर करता है मुस्लिम महिलाओं को स्कूल जाने से रोकने में? उसकी भी कोई भूमिका? सर कुछ परसेंटेज होता होगा, लेकिन जिन लोगों में हम लोग हैं, तो मेरे ख्याल से इट नेवर मैटर्स कि आप हिजाबी हैं तो आपको वो कर्जन है। मेनली एजुकेशन ना होना वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इलिटरेट होना वही प्रॉब्लम है। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे आप? ये जो आज आप लोगों ने आयोजित किया, कब से कर रहे हैं? तो देखिए, इसकी काफ़ी कुछ डिटेल तो आप जानते हैं, है ना। आपने बताया इसकी 2006 से जैसे शुरुआत करी खान सरों ने, और उसके बाद फिर मेंबर बने, हम भी बने, जुड़े उसमें। फिर 2010 में हम लोगों ने एक हंगामी तौर पे इसको बड़े पैमाने पर जोड़ के समाज के बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं अपने दुर्ग भिलाई के समाज के, उन लोगों के साथ मिल के हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का फ़ैसला किया। और पूरे मतलब कुर्सी पारा और वहाँ से लेके हदकों से लेके पूरे दुर्ग तक जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं, उन सब से मुलाकात करी और अपना प्रोग्राम बताया कि हम ऐसा प्रोग्राम हमारा है और करना चाहते हैं। तो इस पे हमको काफ़ी सपोर्ट मिला, और उस थोड़े से पैसे से हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन और उनका करके ये हौसला अफजाई का प्रोग्राम शुरू किया। तो जब उस वक़्त हमारी सबसे मुलाकात हुई, तब हमारी इनके साथ में मुलाकात हुई, मैडम समीना के साथ में। पुराना परिचय तो था हमारा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनकी सहाबा एक कमेटी चलती है पहले से। इनके ससुर साहब ने शुरू किया था। अच्छा, सहाबा जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से पहले से काम करती हुई आ रही थी। जी। मतलब अलग अलग कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से मेरे फादर इन लॉ थे, वो रिटायर्ड फूड कंट्रोलर थे, तो उन्होंने ये इसको शुरू किया था सहाबा को, और उन्हीं के साथ मैं एज अ गेस्ट इनके प्रोग्राम में आई थी। तो मैंने कहा कि हम किसी को फेलिसिटेट करके तो मोटिवेट नहीं कर सकते। 10th 12th के बच्चे अपना सर्टिफिकेशन लेके चले जाएंगे, तो जिन पे वर्क करना है वो ऐसे मुसलमान हैं जो होनहार हैं,
लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, सहाबा मतलब पहले से ऐसे बच्चों को पढ़ाई में मदद दे रही थी जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होनहार थे, लेकिन आर्थिक कारणों से आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे थे। तो फिर और उसी साल मेरे ससुर का उनकी डेथ हो गई। तो उनके और इन लोगों के साथ उन्होंने पहले मुझे ज्वाइन कर दिया था कि ये बहुत अच्छा है, इक़रा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये वो बच्चों को जानते हैं जो सही में डिज़र्व करते हैं, जो अच्छे हैं पढ़ाई में लेकिन अपने आर्थिक कारणों के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने मुझसे बोला तुम एक बच्चे को गोद ले लो। उसी समय मैंने एक नर्सिंग की बच्ची, जो हमारी पहली बच्ची थी जूही, उसको मैंने गोद ले लिया और 5 इयर्स तक उसको बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद अभी उसकी पोस्टिंग कोरबा में है, शी इज़ अ स्टाफ नर्स ओवर देयर। और फिर ये सिलसिला इनके साथ चलता रहा और बिल्कुल ऐसा रहा कि क्योंकि इनसे बेहतर कोई और नहीं जानता, ये टीचर्स हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कौन सा बच्चा डिज़र्विंग है और कौन सा नॉन डिज़र्विंग। जी जी। तो फिर आपको लगा इक़रा टीचर एसोसिएशन से मिलकर कि हमारा कार्य क्षेत्र एक है, तो अलग अलग काम करने से बेहतर है कि हम एक प्लेटफार्म पर आएँ, इससे क्या है काम को और ज़्यादा बड़े स्तर पर कर सकते हैं। जी, इसे और बढ़ाने की और कोशिश है ताकि हम डाल सकें इसको ग्रुप्स में, ऐसे ग्रुप्स में जो कि बच्चों तक पहुंच सकें, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। तो वी वांट टू डिजिटलाइज ऑल दीज थिंग्स कि दूसरे लोग जो चाहते हैं बच्चों की मदद करना, वो भी इक़रा के साथ, सहाबा के साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकें। तो आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर एक प्रकार से देखें तो आप लोग राष्ट्र निर्माण में बहुत अमूल्य योगदान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और उन्हें हायर एजुकेशन दिला रहे हैं, तो ये बच्चे आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे। तो कुल मिलाकर आप लोग धार्मिक, नैतिक, सामाजिक तौर पर तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर जो है आप लोग राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से भी आप लोगों को बधाई देता हूं और अपने सारे देखने वालों से यही कहूँगा कि जो लोग अपने परलौकिक जीवन को सुधारने के लिए दान देना चाहते हैं या अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कुछ योगदान देना चाहते हैं, वो इक़रा टीचर एसोसिएशन और सहाबा एसोसिएशन के साथ जुड़ सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। समाज के, कौम के ऐसे बच्चे जो पढ़ने में होनहार तो हैं लेकिन आर्थिक कारणों से आगे नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि पढ़ाई के बाद भी इनकी तरफ से उन बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है। हमारी एक व्हाट्सएप फैमिली बनी हुई है। ये देखिए इसमें है ना, आप देखूँगी ये सब बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो सर ये बच्चे, कुछ बच्चे दुबई में हैं, कुछ बेंगलोर में, कुछ मुंबई में। तो हम लोग महीने में एक बार व्हाट्सएप जूम पे मीटिंग करते हैं दूसरे के साथ में। और वो बच्चे, जो बच्चे अभी जिनको हम स्पॉन्सर किए हैं इक़रा सहाबा ने, तो उनको वो लोग गाइड करते हैं कि तुम ये वाला कोर्स कर लो, इसके स्कोप बहुत आगे। मतलब आप लोगों ने जो पौधे लगाए थे वो अब फल देने लगे हैं, आपको रिटर्न मिलने लगा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को इस बारे में पता चले। और बच्चे जो नीडी हैं और इक़रा टीचर और सहाबा एसोसिएशन के बारे में नहीं जानते, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी लाभान्वित हो सकें।